दोस्तों, हम सभी तुम्बाड़ मूवी के फैंस हैं और उस मूवी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और उसकी स्टोरी इतनी डीप थी कि पिछले साल उसको री रिलीज भी किया गया था। अब जरा सोचिए कि अगर किसी मूवी की इतनी डिमांड हो तो उसको बनाने वाले डायरेक्टर की कितनी डिमांड होगी। जी हाँ दोस्तों, तुम्बाड़ जैसी मूवी के डायरेक्टर सोहम शाह अपनी नई मूवी को लेकर आ गए हैं, जिसने आते ही अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूंगा और इसको एक अलग नजरिए से आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को मूवी का असली मैसेज समझ में ही नहीं आ रहा है। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत होती है अभिमन्यु नाम के आदमी से, जो पेशे से एक बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर है और दिल्ली के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल में काम करता है। फिलहाल हम देखते हैं कि अभिमन्यु अपने घर में मौजूद होता है और एक बैग के अंदर ढेर सारे नोटों की गड्डियों को ऐसे सेट कर रहा होता है जैसे वो किसी को उन पैसों को देने जा रहा है। इसके बाद वो उस बैग को उठाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर किसी जगह के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में उसके पास किसी का फोन आता है जिसे वो पिक करता है। हम सुनते हैं कि दूसरी तरफ आवाज होती है उसके हॉस्पिटल के ओनर की, जो उससे कहता है कि पूरे 5 करोड़ रुपए लेकर जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओनर गुस्से में कहता है कि ज्यादा वक्त मत लगाना, ऑलरेडी बात बहुत बिगड़ चुकी है। अभिमन्यु कहता है कि मैं पहुंच रहा हूं और ये सुनकर वो ओनर फोन काट देता है। इस तरह हमें यहाँ पता चलता है कि असल में बैग में टोटल 5 करोड़ रुपए हैं, जिन्हें अभिमन्यु हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। इसके बाद मूवी में कोई डायलॉग नहीं होता, सिर्फ इन बातों से ही हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब हमें बताया जाता है कि कुछ वक्त पहले डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल में एक 12 साल का बच्चा आया था और उस बच्चे को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। इस तकलीफ के चलते अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उसकी फैमिली उसे डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल में ऑलरेडी काफी भीड़ थी और काफी सारे पेशेंट्स भी थे, जिस वजह से उस बच्चे का ऑपरेशन करने में देर लग रही थी। लेकिन इसी बीच अभिमन्यु के हॉस्पिटल का ओनर भी ये देख लेता है कि उस बच्चे की हालत खराब हो रही है, जबकि उसके माता पिता के पास पैसे हैं। इसलिए वो फौरन उस बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा देता है और अभिमन्यु पर प्रेशर डालकर कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी उस बच्चे का ऑपरेशन कर दो, उसकी हालत सीरियस है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि हॉस्पिटल के मालिक ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो बच्चे की फैमिली से अर्जेंट ऑपरेशन के नाम पर अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सके। खैर, अब अभिमन्यु उस ऑपरेशन के लिए मान जाता है, लेकिन यहाँ एक चीज और सामने आती है। असल में अभिमन्यु ऑपरेशन करने से पहले कुछ ड्रग्स लिया करता था ताकि वो अपने काम पर फोकस्ड रह सके, लेकिन आज भीड़ होने की वजह से उसने ड्रग्स कुछ ज्यादा ही इंटेक कर लिया था, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल भी था। लेकिन मालिक के कहने पर ऑपरेशन करना उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो ऐसे ही नशे की हालत में उस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवा देता है। अब ऑपरेशन तो शुरू होता है, लेकिन ज्यादा नशा और अभिमन्यु के नेग्लिजेंस की वजह से उस बच्चे के ऑपरेशन में गलती हो जाती है और ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब ये बात बच्चे की फैमिली को पता चलती है कि डॉक्टर अभिमन्यु उस बच्चे का ऑपरेशन ड्रग्स के नशे में कर रहा था, तो वो लोग अभिमन्यु के ऊपर केस कर देते हैं और उससे अपने बच्चे की मौत का क्लेम मांगने लगते हैं। अब ये केस कोर्ट में जाता है, जहां अभिमन्यु को डर होता है कि कहीं उसे जेल ना हो जाए या उसका करियर खत्म ना हो जाए, इसलिए वो कोर्ट के अंदर सेटलमेंट करवाता है, जिसमें ये बात तय होती है कि अब डॉक्टर अभिमन्यु को उस बच्चे की फैमिली को 5 करोड़ रुपए देने होंगे और 5 करोड़ देने के बाद ही ये केस सेटल होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, तो हम समझ जाते हैं कि असल में ये 5 करोड़ रुपए लेकर अभिमन्यु उसी फैमिली को देने जा रहा है जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। अब कार में जब ओनर ने फोन किया था तो वो गुस्से में इसीलिए था क्योंकि वो ये जानता था कि अगर अभिमन्यु को पुलिस ने पकड़ लिया तो वो ये भी कह सकता है कि मुझे सर ने उस ऑपरेशन के लिए फोर्स किया था। दूसरा, अगर अभिमन्यु ऐसा कुछ नहीं भी कहता लेकिन उसको जेल हो जाती तो वैसे भी ओनर के हॉस्पिटल का नाम बदनाम होता, इसलिए वो चाहता था कि अभिमन्यु जल्दी से पैसे लेकर आ जाए और इस फैमिली को देकर मामला रफा दफा कर दे। अब हम देखते हैं कि अभिमन्यु अपनी कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रहा होता है, लेकिन तभी आधे रास्ते में पहुंचने के बाद ही उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब वो उस फोन को उठाता है तो सामने वाला बंदा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी वेदिका इस वक्त मेरे पास है और मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा हूँ, पर ये देखभाल मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी बेटी वेदिका वापस चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझको पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अभिमन्यु ये सुनकर इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है।
इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वो किडनैपर कहता है कि ये बकवास नहीं, सच है। मैं तुम्हें वापस आधे घंटे में कॉल करूंगा और बताऊंगा कि पैसे कहाँ और कैसे लाने हैं। जब तक तुम रकम का बंदोबस्त कर लो। इतना कहकर वो फोन काट देता है और ये सारी बातें सुनकर अभिमन्यु काफी घबरा जाता है और फौरन अपनी वाइफ को फोन करता है। इस बीच हम ये जान पाते हैं कि अभिमन्यु की फैमिली में उसकी एक वाइफ और 21 साल की बेटी तो है, लेकिन असल में डॉक्टर अभिमन्यु का उसकी वाइफ से कई सालों पहले डिवोर्स हो चुका है। इसीलिए इस वक्त उसकी बेटी वेदिका उसकी वाइफ के साथ ही रहती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर अभिमन्यु का डिवोर्स उसकी बेटी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसकी बेटी वेदिका को बचपन से डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस बीमारी में बच्चों की ग्रोथ किसी आम बच्चे जैसी ना होकर काफी धीमी होती है। ऐसे बच्चे का शरीर भी अजीब होने लगता है और वो चीजों को देर से समझ पाते हैं। इसी बात को लेकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता था कि उसकी बेटी और बच्चों जैसी क्यों नहीं है, और इसी चीज को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी झगड़े होने लगे थे, जिसके चलते आखिर में दोनों को तलाक लेना पड़ा और वेदिका की कस्टडी उसकी माँ ने ले ली। जब अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है तो वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि उसकी बेटी इस टाइम पर कहाँ है। वो उसे ये नहीं बताता कि उसके पास किडनैपर का फोन आया है और इसीलिए उसने फोन किया है। अब कुछ भी ना पता होने की वजह से उसकी एक्स वाइफ उसे जवाब नहीं देती, बल्कि इसके बजाय वो अभिमन्यु से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि डिवोर्स के बाद भी तुम अपनी बेटी से मिलने बहुत कम बार आते थे और जितनी बार भी आते थे उस टाइम तुम ना तो उससे ज्यादा बात करते थे और ना ही उसके बारे में कुछ समझते थे, और तुम तब भी सिर्फ उस पर गुस्सा ही किया करते थे। और आज तुम्हें अचानक अपनी बेटी की फिक्र हो रही है, क्यों? तुम मुझे पागल बना रहे हो। अब इतना सब सुनकर अभिमन्यु उससे कहता है कि अभी मेरे पास इन सारी बातों के लिए टाइम नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ कि वेदिका इस वक्त कहाँ पर है। फिर आखिर में अभिमन्यु की वाइफ उससे कहती है कि इस वक्त वो अपने स्कूल में है और मैं खुद ही सुबह उसे स्कूल छोड़कर आई थी। ये सुनकर अभिमन्यु थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि फोन करने वाला जरूर झूठ बोल रहा है या फिर कोई आदमी उससे मजाक कर रहा है। ऐसा शक करने की एक वजह और भी थी। असल में जब उस किडनैपर ने अभिमन्यु से बात की थी तो फोन रखने के बाद अभिमन्यु को ऐसा लगा था कि शायद उस आदमी की आवाज उसने पहले भी कभी सुनी है, इसलिए अब उसे लगता है कि शायद कोई उससे मजाक ही कर रहा है। ये सोचते हुए वो अपने हॉस्पिटल की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक पॉइंट समझा दूं। इस मूवी की डायरेक्शन को सिर्फ अभिमन्यु के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। वो फोन पर बात तो कर रहा है, लेकिन हमें और मूवीज के एकदम उल्टा इस मूवी में सामने वाले का चेहरा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ बातें सुनाई जाती हैं, ताकि हम अभिमन्यु की जगह खुद को रखकर मूवी को देख सकें। यानी फोकस करने के लिए सिर्फ अभिमन्यु और गाड़ी है और कुछ नहीं। कमिंग बैक टू दी स्टोरी। अब अभिमन्यु बिना किसी फिक्र के ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन तभी पूरे 20 मिनट बाद वो किडनैपर फिर से अभिमन्यु को फोन करता है और वो अभिमन्यु को अपनी लोकेशन भेजकर ये कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। अगर तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है तो जल्दी से जल्दी 5 करोड़ रुपए लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ, और अगर तुमने 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। अब किडनैपर की बात सुनकर अभिमन्यु फिर से ये रियलाइज करता है कि उसने ये आवाज पहले भी कभी सुनी है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो और मेरी बेटी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी इस वक्त स्कूल में है। और हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज भी पहले कहीं सुनी हुई है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे शायद मिल भी चुका हूँ, बस इस टाइम पर मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा। इसीलिए अब तुम ये मजाक छोड़ो, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। फिर अभिमन्यु की ये बातें सुनकर वो किडनैपर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी याददाश्त भले ही तेज हो, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम चाहो तो अपनी आंखों से देख लो। इतना कहकर वो किडनैपर अभिमन्यु को सीधा वीडियो कॉल करता है और अभिमन्यु जैसे ही उस वीडियो कॉल को उठाता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि सच में उसकी बेटी उस किडनैपर के पास मौजूद है, जिसे उस किडनैपर ने रस्सी से बांधकर जमीन पर डाल रखा है। साथ ही वो ये भी देखता है कि वेदिका इस वक्त बेहोश है। ये देखते ही अभिमन्यु समझ जाता है कि वो आदमी मजाक नहीं कर रहा। इस बीच वो उस आदमी की आवाज को सुनकर वापस अपने दिमाग पर जोर डालता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो उसका चेहरा याद नहीं कर पाता। खैर, अब वो कुछ कहता उससे पहले वो किडनैपर उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी से मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ और 5 करोड़ रुपए देकर अपनी बेटी को ले जाओ। और हाँ, एक बात वापस याद दिला दूं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए अगर तुमने 1 घंटे से 1 मिनट भी लेट किया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी।
और ये बोलकर वो किडनैपर फोन को काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभिमन्यु काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए 5 करोड़ तो होते हैं, लेकिन ये पैसे उसे उस फैमिली को केस को सेटल करने के लिए भी देने हैं। अब अभिमन्यु को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किडनैपर के पास नहीं गया और उसने ये पैसे केस को सेटल करने के लिए दे दिए तो किडनैपर उसकी बेटी को जान से मार देगा, और अगर उसने ये पैसे इस टाइम पर किडनैपर को दे दिए तो उससे उसकी बेटी की जान तो बच जाएगी, लेकिन फिर अभिमन्यु को जेल जाना पड़ेगा। अब इसी सिचुएशन से परेशान होकर अभिमन्यु अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, और यहाँ हमें एक और राज पता चलता है कि डिवोर्स के बाद से ही अभिमन्यु अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में होता है। अभी वो इस बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बताता और उससे सीधा 5 करोड़ रुपए मांगता है। साथ में वो उससे कहता है कि मुझे 5 करोड़ बहुत ही अर्जेंटली चाहिए, मैं 1-2 दिन में तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन वो उससे कहती है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो और आखिर इतने पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए। अब पहले तो इस बात पर अभिमन्यु चुप हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसको सब बातें बता देता है। फिर ये बातें सुनकर अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि शायद तुम घबराहट में कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि असल में ये तुम्हारी बेटी की किडनैपिंग नहीं बल्कि एक ट्रैप है, क्योंकि सोचो इस टाइम पर तुमने उस सेटलमेंट के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए ही इकट्ठे किए थे, और इत्तेफाकन ये किडनैपर भी तुमसे 5 करोड़ रुपए ही मांग रहा है। यानी ये आदमी तुम्हें जानता है और तुम्हारे साथ हो रही हर चीज का इसे पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बारे में सोचो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो ये कोई ट्रैप ही है जिसमें कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। अब उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु को भी इस बात पर शक होता है और वो कहता है कि शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि वैसे भी जिस किडनैपर ने मुझे फोन किया था तो उसकी आवाज सुनकर मुझे ये लगा था कि मैंने उसकी आवाज पहले भी कभी सुनी है और मैं उससे शायद मिल भी चुका हूँ। फिर अचानक उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो शायद ये सब उस 12 साल के बच्चे की फैमिली कर रही है जिसकी जान तुम्हारे ऑपरेशन करते टाइम चली गई थी, क्योंकि एक तरफ तुमसे किडनैपिंग के जरिए 5 करोड़ रुपए भी ले लेंगे, और जब तुम किडनैपर को पैसे देने की वजह से उनको पैसे नहीं दे पाओगे तो वो तुम पर केस करके तुम्हें जेल भी भेज देंगे। यानी हो सकता है कि वो पैसा लेना भी चाहते हैं और तुम्हें जेल भेजना भी। फिर थोड़ा सोचकर वो आगे कहती है कि ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वाइफ कर रही हो, क्योंकि वैसे भी वो तुमसे बहुत नफरत करती है, और हो सकता है कि अब वो पैसे के लिए ये सब झूठी प्लानिंग कर रही हो। अब ये सब सुनकर अभिमन्यु का दिमाग ठनक जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपने फोन की गैलरी में जाकर सभी फोटोज को देखने लगता है, क्योंकि उसे ये शक होता है कि अगर किडनैपर उसका कोई जानकार है तो शायद किसी की फोटो देखकर उसे उसकी आवाज याद आ जाए और वो उस आदमी को पहचान सके। तो अब इस गैलरी में सारी फोटोज को चेक करते हुए उसे अपनी बेटी वेदिका की क्लासमेट्स की फोटो दिखती है। इस फोटो के अंदर वेदिका के सारे क्लासमेट्स होते हैं और उनका टीचर भी होता है, और यहाँ वेदिका के टीचर को देखते ही अभिमन्यु को ये याद आता है कि जिस किडनैपर ने उसे पैसों के लिए फोन किया था उसकी आवाज बिल्कुल वेदिका के टीचर जैसी है, और इसीलिए हो ना हो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वेदिका का वही टीचर ही है। अब अभिमन्यु ये सब सोच तो लेता है, लेकिन वो भी जानता है कि वेदिका का स्कूल टीचर उससे बहुत प्यार करता है और वो स्कूल में वेदिका की बहुत अच्छे से केयरिंग भी करता है। तो अब अभिमन्यु को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उस टीचर ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि शायद उसने ये सब मेरी वाइफ के कहने पर किया होगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने उसे पैसों का लालच दिया होगा और इसीलिए वेदिका का टीचर इस झूठी किडनैपिंग में मेरी वाइफ के साथ मिल गया होगा, और इस झूठी किडनैपिंग के जरिए वो दोनों मुझसे 5 करोड़ रुपए लूटना चाहते हैं। इस बात पर अब अभिमन्यु श्योर हो चुका था, क्योंकि वैसे भी वो अक्सर अपनी वाइफ के घर पर जाया करता था और इसीलिए उसकी वाइफ को उसके केस और 5 करोड़ रुपए के सेटलमेंट के बारे में भी पता था। अब अभिमन्यु यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ उसे फोन करती है। वो फोन पर जोर जोर से रो रही होती है, तो अभिमन्यु पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो अभिमन्यु से कहती है कि मैंने वेदिका के बारे में पता किया, लेकिन वो स्कूल में नहीं है और उसके टीचर्स को भी वेदिका के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने भी मुझे अभी कॉल करके उसके बारे में पूछा था, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, हमारी बेटी कहाँ है।
ये सुनकर अभिमन्यु अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो और मैं ये भी जान चुका हूँ कि हमारी बेटी का किडनैपिंग किसने किया है। वो कहता है कि वेदिका की किडनैपिंग उसके टीचर ने ही की है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ मिली हुई हो। तुम ही ने उसे पैसों का लालच देकर ये सब करने के लिए कहा होगा, क्योंकि उसने 5 करोड़ रुपए ही क्यों मांगे, कुछ कम या ज्यादा क्यों नहीं। लेकिन अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं उसके साथ नहीं मिली हुई हूँ और मुझे इस किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, और अगर तुम इसमें मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। तो पुलिस की बात सुनकर अभिमन्यु उसे रोक देता है और समझ जाता है कि ये मामला सच में सीरियस है और बहुत ही पेचीदा भी। अभिमन्यु जानता था कि अगर उसकी बीवी सच बोल रही है तो वो पुलिस के पास चली जाएगी, जहाँ उसके पैसों की बात खुल जाएगी और उसके सेटलमेंट वाली बात भी, जिससे वो वैसे भी जेल चला जाएगा। ऊपर से अगर किडनैपर को पता चल गया तो कहीं वो वेदिका को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए अभिमन्यु उससे कहता है कि अगर तुमने पुलिस की मदद ली और किडनैपर को इस बारे में पता लगा तो हो सकता है कि वो वेदिका को जान से मार दे, इसलिए ऐसा कदम मत उठाओ, मुझे कुछ सोचने दो। यहाँ अब अभिमन्यु को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी की किडनैपिंग में सिर्फ उसके टीचर का ही हाथ है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो सीधा टीचर की बताई हुई लोकेशन पर ही जाएगा और वहाँ जाकर उसे 5 करोड़ रुपए देकर अपनी बेटी की जान बचाएगा। फिर चाहे वो फैमिली वाले उस पर केस ही क्यों ना कर दे, वो अपनी बेटी को दाव पर नहीं लगा सकता। अब इसके लिए वो 1 घंटे का टाइमर सेट करता है और जल्दी से अपनी कार को ड्राइव करते हुए सीधा लोकेशन पर निकल जाता है। अब रास्ते में उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जैसे कि पहले वो ट्रैफिक में फंस जाता है, उसके बाद वो रास्ता बदलता है तो खराब रास्ते और बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं नहीं रुकता और अपनी गाड़ी को तेजी से ड्राइव करता जाता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में उसकी कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है, पर वो फिर भी नहीं रुकता और जल्दी से अपनी कार के पंक्चर को ठीक करने लगता है। उसके बाद वो टायर बदलकर बिना रुके जल्दी से लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया ये सब उतनी जल्दी नहीं हुआ जितनी जल्दी मैंने आपको बता दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि मूवी में 2 ही मेन किरदार हैं, एक अभिमन्यु और दूसरी उसकी गाड़ी। पूरे रास्ते हमें फील होता है कि अभिमन्यु की स्टोरी उसी तरह तेज और धीमी होती है जैसे उसकी कार की स्पीड तेज और धीमी होती है। साथ ही जब कार रुक जाती है तो उसकी स्टोरी भी रुक जाती है। ये चीज डायरेक्टर सोहम शाह ने जिस तरह से दिखाई है वो काबिले तारीफ है। खैर, अब लोकेशन पर पहुंचते ही उसे किडनैपर का फोन आता है और वो किडनैपर यानी टीचर अभिमन्यु से कहता है कि तुम जहाँ खड़े हो उसके सामने एक टनल है, इसीलिए सीधा टनल के अंदर आ जाओ और पैसों के बैग को वहाँ रख दो। ये सुनकर अभिमन्यु कहता है कि मुझे पहले मेरी बेटी चाहिए, उसके बाद ही मैं पैसे दूंगा। तो किडनैपर कहता है कि जैसा मैंने कहा है पहले वैसा करो, तुम बैग को अंदर जाकर रख दो और फिर वहाँ से सीधे 1 किलोमीटर आगे चले जाना, वहीं रास्ते में तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। अब अभिमन्यु के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो ऐसा ही करता है और टनल के पास जाकर उसमें वो पैसे डाल देता है। इसके बाद वो वहाँ से अपनी कार को ड्राइव करके अपनी बेटी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ से 100 से 200 मीटर ड्राइव करते ही उसकी कार अचानक से बंद हो जाती है। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि अभिमन्यु और इस कार को इस स्टोरी में बहुत ही अच्छे से शामिल किया गया है। खैर, अभिमन्यु देखता है कि इस हड़बड़ी में वो अपनी कार में पेट्रोल नहीं डलवा पाया, जिस वजह से उसकी गाड़ी बंद हो गई है। इसीलिए अब वो पैदल ही उस रास्ते पर निकल जाता है, क्योंकि किडनैपर के हिसाब से दिया हुआ समय तेजी से बीत रहा होता है। अब वो भागते भागते हांफ जाता है, लेकिन फिर भी भागता रहता है। इसी बीच भागते हुए रास्ते में वो एक कंस्ट्रक्शन की गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। इसी बीच उसके पैर का एक घुटना भी डिसलोकेट हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु तब भी हार नहीं मानता और दर्द सहते हुए अपने घुटने को थोड़ा सा एडजस्ट करके लंगड़ाते हुए अपनी बेटी के पास बढ़ने लगता है। लेकिन अब 1 किलोमीटर चलने के बाद भी वो ये देखता है कि उसके सामने बहुत सारी बोरियां पड़ी हैं और इसीलिए उन बोरियों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद उस किडनैपर ने उसकी बेटी को मार दिया है। इसके बाद वो उन बोरियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और एक एक करके सभी बोरियों को डरते हुए चेक करता है। इस तरह वो आखिरकार सबसे आखिरी बोरी पर आ जाता है, जिसको देखकर लग रहा था कि इसके अंदर किसी आदमी की लाश होगी। और जैसे ही वो उस आखिरी बोरी को ओपन करता है तो उसे उस बोरी के अंदर से वही पैसों का बैग मिलता है, जो 5 करोड़ के पैसों वाला बैग उसने टनल में डाल दिया था। पर अब वो ये नहीं समझ पाता कि वो पैसों का बैग जो उसने उस टनल में डाला था
वो टीचर ने या कहें किडनैपर ने वापस यहीं पर क्यों रख दिया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसे किडनैपर का फिर से फोन आता है। अब फोन उठाकर अभिमन्यु बहुत ही गुस्से में उससे कहता है कि मेरे साथ ये मजाक करना बंद करो और मुझे मेरी बेटी कहाँ है ये बताओ। लेकिन दोस्तों, अब दूसरी तरफ की आवाज सुनकर अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से इस बार किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी वेदिका की आवाज आती है, जो अभिमन्यु से कहती है कि पापा, ये मैं हूँ वेदिका। वेदिका की आवाज सुनकर अभिमन्यु उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ बेटा, बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम देखकर बताओ कि तुम्हारे आसपास क्या है। लेकिन वेदिका उससे कहती है कि पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, असल में मुझे आपको एक बात बतानी है और मैं चाहती हूँ कि आप वो बात सुनकर मुझ पर गुस्सा ना करें। अभिमन्यु ये सुनकर कहता है कि क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, घबराओ नहीं, तुम ठीक तो हो ना। दोस्तों, ये सीन इतना मुश्किल है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोहम शाह की एक्टिंग और उधर से वेदिका की आवाज, जस्ट वाओ। खैर, तो इसके बाद वेदिका उसको अपनी बात बताना स्टार्ट करती है। वो अभिमन्यु से कहती है कि पापा, असल में मेरे टीचर ने मेरा कोई किडनैप नहीं किया था, ये असल में एक झूठी किडनैपिंग थी जो कि मैंने अपने स्कूल टीचर के साथ मिलकर की थी। अब अपनी बेटी की बातें सुनकर अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं और वो ये समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। और तभी खुलती है इसके पीछे की असली वजह। उसकी बेटी वेदिका उससे कहती है कि पापा, जब से मेरे अंदर समझ आई है तब से मैंने ये देखा है कि आपने हमेशा मुझे नापसंद ही किया है और आप हमेशा से मुझसे नफरत करते आ रहे हैं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ऐसा आपने इसीलिए किया क्योंकि मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ और आपको तो एक स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन पापा, असल में बात तो ये है कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने साबित करना चाहती थी कि मैं इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ, ताकि आप मुझे वो रिस्पेक्ट दो जो मुझे अभी तक नहीं मिली। इसलिए पापा, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया ताकि आप मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दे सको। ये कहकर वेदिका अपने फोन को काट देती है और फोन कट होते ही अभिमन्यु का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उसे अब भी भरोसा नहीं होता कि ये सब उसकी बेटी ने अपने दिमाग से किया है। लेकिन फिर अगले ही पल उसके सामने उसकी बेटी आती है, जो कि अभिमन्यु के सामने अपना हाथ बढ़ाती है। और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभिमन्यु ये समझ जाता है कि उसकी बेटी वेदिका कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ही स्मार्ट लड़की है और उसने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो अपने आप को अपने फादर के सामने साबित कर सके। अब अभिमन्यु अपनी बेटी वेदिका की सिचुएशन समझता है और हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दिल से अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन थोड़ा रुकिए दोस्तों, मैंने आपको मूवी की स्टोरी तो बता दी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। असल में मूवी के अंदर हमें ये बेहद यूनिक चीजें दिखाई दी हैं। एक तरफ वो फैमिली है जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके बच्चे की मौत हुई तो उन्होंने अभिमन्यु को सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन फिर बात पैसों पर आ गई और आखिर में 5 करोड़ का सेटलमेंट भी सामने आ गया, यानी वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, जिसने नशे में रहते हुए अनजाने में गलत ऑपरेशन कर दिया और बच्चे की मौत हो गई। पर जब बात उसकी बेटी पर आई तो उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो चाहता तो खुद को बचा सकता था क्योंकि वो अपनी बेटी को वैसे भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि जो कुछ उसके साथ रास्ते भर हुआ था उसकी वजह से उसके अंदर अपनी बेटी के लिए प्यार वापस आ गया था। फिर लास्ट में जब उसकी बेटी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो उसके लिए एक ऐसा मोमेंट था जहां से वो अपने पिता और बेटी वाले सफर की नई शुरुआत कर सकता था। इसीलिए उसने इस वक्त सब कुछ भूलकर अपनी बेटी का हाथ थामा और आखिर में उस नए सफर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, इस मूवी को जो भी जिस नजरिए से देखेगा उसे वैसा ही देखने को मिलेगा। किसी को ये मूवी इमोशनल लगेगी, किसी को सस्पेंस थ्रिलर लगेगी, किसी को ये बहुत ही नॉर्मल मूवी लगेगी, तो किसी को ये एक सोशल मैसेज देने वाली मूवी लगेगी। लेकिन आपको इस एक्सप्लेनेशन को देखकर कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को सिर्फ हमारे साथ प्यार और वक्त की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें समय दीजिए, बस उन्हें वही चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।